हेलो, हाय, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसा हाल था सबके बच्चों के? सबके बढ़िया। तो आज हम लेके आए हैं आर्टिकल की सीरीज। संविधान में जितने आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, 1 से लगाकर 394 तक, उसकी हम डे बाय डे वीडियोस लेके आएंगे, उसमें पूरा कवर करेंगे, जिसमें ट्रेडिशनल पार्ट और करंट अफेयर का पार्ट दोनों को हम मिक्स करते हुए आर्टिकल या संविधान के में जितने भी अनुच्छेद, जितने भाग है, जितनी अनुसूचियां है, उसके बारे में हम ज्ञान को विकसित करेंगे। और आपके सारे एग्जाम, चाहे आरएस हो, चाहे एलडीसी, सीईटी, सारे एग्जाम में ये नॉलेज काम आएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जीरो टू एडवांस, यानी कि बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की सारी चीजें कवर करूंगा, ताकि आपका पाठ्यक्रम भी कंप्लीट होगा, साथ साथ आपकी समझ बढ़ेगी आर्टिकल से संबंधित। चाहे अखबार में कोई न्यूज आए तो उसमें आपकी समझ काम आएगी उसमें। तो आज शुरू करते हैं। भाग वन। भाग वन में अनुच्छेद आते हैं। कितने अनुच्छेद आते हैं? 4। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 1 से 4 तक। उसमें संवैधानिक प्रावधान क्या है? बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भाग वन के लिए कहा था कि 2 बातें कही थी उन्होंने। क्या कहा था? बी आर अम्बेडकर, जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, उन्होंने 2 बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि स्टेट का सेंटर से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। यानी मान लो अगर राजस्थान चाहे कि मैं इंडिया में नहीं रहना चाहता हूं, तो उसका कोई अधिकार नहीं है। वो इंडिया में राजस्थान को रहना ही पड़ेगा। उसके बाद कोई अधिकार नहीं है कि वो वहां से सेंटर से विभक्त हो जाए। दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि सेंटर और स्टेट के बीच में कोई अनुबंध नहीं है। अनुबंध मतलब एग्रीमेंट। अनुबंध मतलब एग्रीमेंट नहीं है, जैसा कि अपन को यूएसए में देखने को मिलता है। यूएसए में क्या है कि राज्य और केंद्र के बीच में अनुबंध है, एग्रीमेंट है। तो उसी प्रकार अपने भारत में सेंटर और स्टेट के बीच में कोई अनुबंध नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो बाबा साहब ने दोनों बातें कही थी। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है कि राज्यों का संघ। इसके अंदर चार आर्टिकल आते हैं, 1 बाय 1 अपन कवर करेंगे। जिसमें पहला आता है कि अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? भारत या इंडिया राज्यों का संघ। बात करते हैं अपन अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है? इसमें पहला पॉइंट लिखा गया है कि राज्य का क्षेत्र। अब संविधान में राज्य का क्षेत्र से मतलब क्या है? अपने अनुसूची 8 में, संविधान की अनुसूची 8 में संघ सूची आती है, जिसमें लैंड एक सब्जेक्ट आता है। जो लैंड किसका सब्जेक्ट होता है? राज्य का। तो पूरे भारत में अधिकतर जो लैंड है वो राज्य के पास है। इसलिए हम कहते हैं कि राज्य का क्षेत्र संविधान में अनुच्छेद 1 के अ पार्ट में लिखा गया है कि राज्य का क्षेत्र, जिसमें लैंड है वो भूमि किसका सब्जेक्ट है? स्टेट का सब्जेक्ट है। और ये किसमें, संविधान में किसमें लिखा गया है? अनुसूची 8 में लिखा गया है कि अनुसूची 8 में लिखा गया है कि तीन वहां पर सूचियां बनी गई है। स्टेट सूची यानी कि राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची। उसी में राज्य सूची में लिखा गया है कि लैंड, भूमि, जो राज्य का सब्जेक्ट होगा, जिसमें राज्य का क्षेत्र पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक क्षेत्र राज्य का है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि पूरे राज्य में ऐसे मुझे सेक्टर वाइज डिवाइड करके बताइए कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा लैंड किसके पास है? मेरे पास तो है नहीं, आपके पास भी होगी नहीं। तो सर्वाधिक लैंड पूरे भारत देश में किसके पास है? डिफेंस, जो रक्षा है। रक्षा के आप देखते हो कि बड़ी बड़ी छावनियां हैं, सैनिकों के लिए दौड़ने की जगह है, वहां पर कैंटीन्स है। तो सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक लैंड किसके पास है? डिफेंस के पास। दूसरा आता है रक्षा मंत्रालय और तीसरा आता है वक्फ बोर्ड, जो
वक्फ बोर्ड, जिसमें कहा जाता है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन पे हाथ रख दे तो वो उसकी हो जाती है। इस पे वक्फ बोर्ड पे हम अलग से वीडियो लाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को क्यों बनाया कि किसी भी जमीन को हाथ लगा दे तो वो उसकी हो जाएगी, ऐसा क्यों कहा, कैसा कहा, कैसे क्या क्या हुआ, इसके पीछे सारी क्रोनोलॉजी अपन समझेंगे। तो पहला अनुच्छेद 1 में लिखा गया राज्य का क्षेत्र, दूसरा इसमें केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र। इसमें सेंटर ने केंद्र शासित प्रदेश को 4 अमूमन भागों में बांटा है कि केंद्र शासित प्रदेश को क्यों बनाया जाए। सबसे पहला प्रशासनिक आधार पर, दूसरा सामरिक महत्व के आधार पर, तीसरा संस्कृति के आधार पर, चौथा जनजाति विशेष के आधार पर। सबसे पहले समझिए कि केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन कैसे काम करता है। स्टेट में तो सीधा निर्वाचित होता है, इलेक्टेड होता है और वो सीधा सीएम वहां पर रूल करता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा नहीं होता है। केंद्र शासित प्रदेश में सेंटर एक गवर्नर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करता है और वहां पर केंद्र शासित प्रदेश पूरा उसका प्रशासन का जिम्मा उसका होता है। तो केंद्र शासित प्रदेश में, यूनियन टेरिटरी में राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है गवर्नर को, और गवर्नर ही केंद्र शासित प्रदेश का मुखिया होता है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश को सेंटर ने 4 भागों में बांटा गया है। प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर दिल्ली एंड चंडीगढ़ यूटी बनाई गई कि प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली और चंडीगढ़ है वहां पर प्रशासन गवर्नर देखेगा। दूसरा सामरिक दृष्टि के आधार पर, यूटी कौन कौन से बनाए गए सामरिक दृष्टि के आधार पर, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। तो केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनिक आधार पर बनाए, सामरिक आधार पर, संस्कृति के आधार पर। संस्कृति आधार पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, कौन कौन से, दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव। आप सोच रहे होंगे ये दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं है, क्योंकि 2019 में संविधान में संशोधन करके दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक ही यूनियन टेरिटरी एंड केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दे दिया गया था। दूसरा पुडुचेरी, यानी कि संस्कृति के आधार पर 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई, पहला दादर नागर हवेली और दमन दीव, दूसरा पुडुचेरी। अब जनजाति विशेष के आधार पर यूनियन टेरिटरी बनाई गई, किस किस को, अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। आप सोच रहे होंगे कि ये तो सारे स्टेट है, तो ये कैसे यूनियन टेरिटरी, लेकिन स्टेट बनने से पहले ये सारे यूनियन टेरिटरी थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर उन्होंने केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 2 का उपयोग करते हुए उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश को स्टेट में बदल दिया है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा आता है, 2 अपने पढ़े, एक तो राज्य है, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है, तीसरा आता है केंद्र सरकार। ये मिटा देता हूं, केंद्र सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को अधिग्रहित किया गया। मैं आपको सारी यहां पर संविधान के एज इट इज वर्ड लिखवाऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो तीसरा क्या कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा किसी क्षेत्र का अधिग्रहण करना। 3 प्रकार से अधिग्रहण, एंक्रोचमेंट हो सकता है, या तो जीतकर, यानी कि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को जीत ले, दूसरा कब्जा करके, केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को कब्जा ले, तीसरा अनुबंध,
या समझौते के आधार पर, समझौते के आधार पर। यानी केंद्र सरकार किसी भी क्षेत्र को या तो जीत ले या कब्जा कर ले, कॉन्क्विस्ट कर ले, जीत ले या उस पे एग्रीमेंट, एग्रीमेंट यानी कि अनुबंध कर ले, समझौता कर ले, तो वो क्षेत्र अनुच्छेद 1 में आएंगे। जैसे अपन दिखते हैं कि अनुबंध, समझौता किया हुआ क्या क्षेत्र है जो केंद्र सरकार ने लिया था। एक समझौते में एक आता है IBA, इंटरनेशनल बाउंड्री एग्रीमेंट 1974 का। ये किसके बीच में हुआ था? इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, जिसमें कहा गया था कि 51 जो एनक्लेव हैं, जो क्षेत्र हैं, वो तो जाएंगे भारत के पास, भारत के पास, और लगभग 111 क्षेत्र वो जाएंगे बांग्लादेश को। तो हम देख रहे हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या क्या है। एक तो राज्य का क्षेत्र की डेफिनेशन है, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश की डेफिनेशन है, और तीसरा केंद्र सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र को अधिकृत किया गया, जिसमें 3 देखा अपन ने, जीतकर, कब्जा करके, या अनुबंध या समझौते के आधार पर। समझौते के आधार पर हाल ही में 1974 जो आता है 2015 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत IBA, इंटरनेशनल बाउंड्री एग्रीमेंट, जो कब हुई थी? 1974 में। किस किस के बीच हुई थी? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें 51 क्षेत्र जो बांग्लादेश के थे वो भारत को दिए गए, तथा 151 क्षेत्र जो भारत के थे वो बांग्लादेश को दिए गए। तो आपने समझा कि केंद्र सरकार कैसे किसी क्षेत्र को अधिग्रहित कर सकती है। आगे देखते हैं इसमें उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। सिक्किम है, गोवा है, दमन दीव है, पुडुचेरी है, आदि क्षेत्र केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को अधिग्रहित कर सकती है। नोट इसमें है कि संविधान में हिंदू वंश और हिंदुस्तान का कहीं उल्लेख नहीं है। संविधान में केवल और केवल इंडिया, दैट इज भारत, या भारत का ही उल्लेख है। जो हम कहते हैं कि हम हिंदू वंश बनाना चाहते हैं या हिंदुस्तान, इन शब्दों का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। संविधान में केवल 2 शब्द का उल्लेख है, वो भी भारत या संविधान। ये भी 2 बार ही है प्रस्तावना में। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में संघ के पास शक्ति है, संघ यानी केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के पास शक्ति है। कौन कौन सी है? पहली, नए क्षेत्र को संघ में शामिल करने की शक्ति। दूसरा, नए राज्य क्षेत्र को घोषित करने की शक्ति, घोषित करने की शक्ति। हम देख रहे हैं अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास यानी संघ यानी संसद के पास 2 शक्ति है। कौन कौन सी है? नए क्षेत्र को संघ में शामिल करने की शक्ति, दूसरा नए राज्य क्षेत्र को घोषित करने की शक्ति। इसमें हम देखते हैं उदाहरण कि नए राज्य क्षेत्र को कैसे घोषित किया गया। सिक्किम, जहां पर चोयांग शासन था, वहां पर 1974 तक राजाशाही चलती थी। तब भारत सरकार ने उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए, सामरिक महत्व को देखते हुए, क्योंकि वहां से चाइना का बॉर्डर नजदीक है, वहां पर डोकलाम इश्यू भी हुआ था 2017 में, जिसमें जयशंकर साहब की बड़ी भूमिका थी। तो हम समझते हैं कि सिक्किम के अंदर जो सिक्किम को पहले उस क्षेत्र, सिक्किम के क्षेत्र को पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, फिर स्टेट बनाया गया। तो कौन से संविधान संशोधन थे? वो था 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 से तो उसको यूटी का दर्जा यानी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के बाद 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976
से उसे स्टेटहुड यानी कि राज्य का दर्जा दिया गया। हम समझते हैं कि पहला पहले क्या, नए क्षेत्र को संघ में शामिल करने की शक्ति। अगर भारत चाहे तो किसी भी क्षेत्र को शामिल कर सकती है भारत में। दूसरा, नए राज्य क्षेत्र को घोषित करने की शक्ति। भारत के पास कोई क्षेत्र है, उसे राज्य क्षेत्र घोषित करना है तो वह संविधान में संशोधन करके किसी भी क्षेत्र को राज्य घोषित कर सकती है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 में भी केंद्र सरकार को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान है। निम्नलिखित शक्तियां दी गई हैं। 5 शक्तियां हैं, क्रम वाइज हम बात करेंगे। पहली है 2 या 2 से अधिक राज्य क्षेत्रों को राज्य घोषित करना, या किसी राज्य के राज्य क्षेत्र को राज्य घोषित करना। राज्य घोषित करना। तो केंद्र के पास क्या अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्य क्षेत्र को राज्य घोषित कर सकता है। दूसरा, किसी राज्य के राज्य क्षेत्र को राज्य घोषित कर सकता है। यानी कि ए और बी ये 2 राज्य हैं, इनको मिलाकर संसद एक ही राज्य जिसको कैपिटल है घोषित कर सकता है। दूसरा क्या कहा गया है कि एक ही राज्य में 2 पार्ट में डिवाइड करके ए और बी, ए था राज्य, इसको ए और बी घोषित कर सकता है। कौन कर सकती है? केंद्र सरकार कर सकती है। आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है? बी में कहा गया है कि राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास किसी भी राज्य क्षेत्र में वृद्धि बढ़ाने की शक्ति है। उसी प्रकार राज्य के क्षेत्र में कमी करने की शक्ति केंद्र सरकार या संसद को पावर है कि वो राज्य के किसी भी क्षेत्र में कमी कर सकता है। आगे, राज्य की सीमा में परिवर्तन। हाँ, अपने 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35B रिमूव किया गया था, रिवोक किया गया था, हटाया गया था, तब उसके बाद और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तब अपने पूरे राज्य में कितने राज्य, पूरे भारत देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हुए, ये आप मुझे भी बताइए। तो केंद्र सरकार किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है और केंद्र सरकार किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है। परिवर्तन करने की शक्ति। अभी हाल ही में कल 25 जून को केरल की विधानसभा ने केरल का नाम बदलकर केरलम, जो कि मलयालम में भाषा में है, उसका नाम केरलम करने की मांग रखी गई। तो वो केरल की विधानसभा के द्वारा नहीं और संसद के द्वारा कैसे करते हैं वो आगे हम प्रक्रिया पूरी जानेंगे। तो जो केरल का नाम केरलम करना है, वो अनुच्छेद 3 एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान का नाम राजपूताना करना है अगर, तो कौन से अनुच्छेद के मुताबिक करेंगे? अनुच्छेद 3 के 5वें भाग के अंदर लिखा गया है कि राज्य सरकार ये संसद से रिक्वेस्ट करती है कि राजस्थान का नाम राजपूताना रखा जाए। वैसे ही अभी केरल ने केरलम, जो कि मलयालम भाषा में है, उसको केरल का नाम चेंज करने के लिए सिफारिश की थी केंद्र सरकार को। तो वे किसके अंदर है? राज्य की अनुच्छेद 3 के 5वें भाग में है। आगे चलते हैं। हाँ, तो पूरे भारतवर्ष में 28 राज्य है और 8 ही यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न आ सकता है।
आगे चलते हैं। हाँ, ये जो मैं कह रहा था कि नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया ऐसे होगी कि जो केंद्र का मंत्रिमंडल है, केंद्र का मंत्रिमंडल एक बिल ड्राफ्ट करेगी, जिसको कहेंगे SRM, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, SRB, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। राज्य पुनर्गठन बिल। ये क्या करेगी? केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये बिल ड्राफ्ट करके प्रेसिडेंट एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करेगा, प्रेसिडेंट प्रस्ताव पास करेगा। कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये किसको देगा? राज्य को देगा, राज्य की विधानसभा को। दूसरा है कि पहला जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो बिल ड्राफ्ट करेगी, उस बिल का नाम होगा SRB, राज्य पुनर्गठन बिल। वो प्रेसिडेंट के प्रस्ताव के द्वारा पास किया जाएगा, उसे राज्य को भेजा जाएगा, राज्य की विधानसभा में उस पर डिस्कशन होगा और ओपिनियन दिए जाएंगे राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा ओपिनियन दिया गया और वो भेजेंगे संसद को भेजेंगे। लेकिन ये ओपिनियन संसद पे बाध्यकारी नहीं है। किसी राज्य का फॉर्मेशन करना हो या राज्य के अंदर किसी क्षेत्र का फॉर्मेशन करके उसे राज्य बनाना हो, तो उसके लिए सारी प्रक्रिया आ रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल एक बिल ड्राफ्ट करेगा जिसे SRB कहेंगे, राज्य पुनर्गठन बिल। वो प्रेसिडेंट के प्रस्ताव से पास होगा, वो सीधा राज्य की संबंधित राज्य की विधानसभा के पास जाएगा, वहां पर डिस्कशन होगा, डिबेट होगी, वहां उसका ओपिनियन स्टेट के द्वारा संसद को भेजा जाएगा। लेकिन वो बाध्यकारी संसद पे बाध्यकारी नहीं होगा। फिर संसद उसे साधारण बहुमत के आधार पर, यानी कि साधारण बहुमत किसे कहते हैं कि सदन में उपस्थित जितने भी सांसद है उनकी गणना की जाएगी और किया जाएगा कि 50 और 51 और 50 का रेशियो देखा जाएगा, 49 और 51 का रेशियो देखा जाएगा। जिसकी तरफ 51 होगा वो जीत जाएगा। साधारण बहुमत ये होता है कि 49 और 51 का बहुमत, कि जिसकी तरफ एक वोट ज्यादा हो वो होगा साधारण बहुमत। तो साधारण बहुमत से SRB को, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल को पास कर लिया जाएगा और उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का साइन कर दिया जाएगा और इसी प्रकार एक राज्य का निर्माण हो जाएगा। वापिस समझिए कि किसी भी नए राज्य को उसका दर्जा प्रदान करना है तो कैसे करेंगे? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक बिल ड्राफ्ट किया जाएगा, उसे SRB कहेंगे, राज्य पुनर्गठन बिल। वो प्रेसिडेंट के द्वारा प्रस्ताव पास किया जाएगा और वो राज्य की विधानसभा को भेजा जाएगा, राज्य की विधानसभा उस पर डिस्कशन करेगी, उसके बाद उसका ओपिनियन वो संसद को भेजेगी। लेकिन वह ओपिनियन, वह सलाह संसद पर बाध्य नहीं होगी और संसद उसे साधारण बहुमत के साथ पास कर देगा और पास करने के बाद प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देगा, जिससे राज्य का गठन किया जाएगा और हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया है। अब इसमें कुछ बातें हैं जो नजरअंदाज की गई है, जैसे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जब SRB, स्टेट रिकॉग्निशन बिल को ड्राफ्ट किया था, तब यहां पर ये केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या होती है? ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। तो यहां पर कहीं राज्यसभा की बात कही गई है? नहीं। तो यहां पर अगर मुझे कहा जाए कि नए राज्यों के निर्माण की आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? आलोचना में क्या आएगा कि राज्यसभा से डिस्कशन नहीं किया गया। जब स्टेट का, राज्य का निर्माण कर रहे हैं तो राज्यसभा से डिस्कशन नहीं किया गया। आगे देखिए, इसी प्रोसेस में आपको पूरा क्रिटिसिज्म या आलोचना मिल जाएगी। सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो वो राज्यसभा से डिस्कस नहीं किया और उसने सीधा बिल को ड्राफ्ट कर दिया। उसके बाद प्रेसिडेंट ने प्रस्ताव पास करके राज्य की विधानसभा को बिल भेजा, SRB बिल।
फिर वहां पे डिस्कशन डिबेट से ओपिनियन के द्वारा संसद को भेजा गया, ये बाध्यकारी नहीं है, ये बाध्यकारी नहीं है। क्यों नहीं है? यहीं पे सवाल बनता है कि ये बाध्यकारी क्यों नहीं है। अगर किसी राज्य की विधानसभा ने कोई अच्छा ओपिनियन, कोई इंपॉर्टेंट ओपिनियन दिया है, तो उसको संसद अपने विवेकाधीन से वो मना कर सकती है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो दूसरा है बाध्यकारी होने पर सवाल उठता है, उसको बाध्यकारी क्यों बनाया गया। आगे, जब संसद के पास ओपिनियन पहुंचता है साधारण बहुमत के द्वारा, एसआरबी को प्रेसिडेंट के साइन के साथ पास कर दिया जाता है। तो यहां पर साधारण बहुमत ही क्यों, यहां पर विशेष बहुमत क्यों नहीं, विशेष बहुमत क्यों नहीं। और इसके साथ साथ इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का यूज क्यों नहीं किया गया, नहीं किया गया। कहने का मतलब है कि इसी प्रोसेस में आलोचना मिली है, जिसमें राज्यसभा से डिस्कशन नहीं किया जाता है राज्य क्षेत्र को घोषित करने से पहले। वहां पर स्टेट का ओपिनियन संसद कंसिडर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तीसरा, इसे साधारण बहुमत से पास न कर विशेष बहुमत से पास किया जाए, जिसमें स्टेट की भी आधा ओपिनियन लिया जाता है कि स्टेट की क्या इसमें राय है। तो ये है, तो प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में राज्य के किसी क्षेत्र को घोषित करने के लिए साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 4 में क्या लिखा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 में राज्यों के किसी क्षेत्र को घोषित करने के लिए साधारण बहुमत का उपयोग किया जाता है, ना कि विशेष बहुमत का या संविधान संशोधन प्रक्रिया का। संविधान संशोधन प्रक्रिया क्या, जो कि अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है। यह आर्टिकल 4 कहता है। आगे चलते हैं। आगे कि राज्यों का विकास 4 क्रम में किया गया। पहला रियासतों का एकीकरण, दूसरा गणनीय है, दर आयोग और जेवीपी समिति के द्वारा, तीसरा फजल अली आयोग के द्वारा, चौथा राज्यों का पुनर्गठन। तो बात करें सबसे पहला रियासतों का एकीकरण। आजादी के बाद 1947 के बाद इंडिया में टोटल 552 रियासतें थी, जिसमें से 19 राजस्थान की थी। 552 में से लगभग 549 तो भारत क्षेत्र में शामिल हो गई, लेकिन तीन रियासतें थी जिन्होंने भारत क्षेत्र में मिलने से इनकार कर दिया। कौन कौन सी थी वो? ए, जूनागढ़ गुजरात के पास, बी, हैदराबाद, सी, जम्मू और कश्मीर। एक एक हम बात करेंगे। जूनागढ़, उस टाइम जूनागढ़ के राजा महावत खां ने जूनागढ़ को भारत क्षेत्र में मिलने से मना कर दिया। तब केंद्र सरकार ने जनमत संग्रह करवाया। क्या करवाया? जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम। जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ क्षेत्र को भारत क्षेत्र में भारत संघ में शामिल किया गया। दूसरा हैदराबाद, क्योंकि यहां पर महावत खां एक मुस्लिम था और
मुस्लिम राजा किसी हिंदू पब्लिक पर राज करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि हिंदू हिंदू पब्लिक चाहती थी कि हमारा राजा वहां पर बैठे, लेकिन वहां पर महावत खां था, तो वहां पर जनमत संग्रह हुआ और सारे हिंदू ने जनमत संग्रह के माध्यम से, रेफरेंडम के माध्यम से भारत संघ में जूनागढ़ को प्रवेश दिया गया। आगे आता है हैदराबाद। हैदराबाद में निजाम, हैदराबाद का राजा कौन था उस टाइम? निजाम उस्मान अली खां, उस्मान अली खां, उस्मान अली खां। यहां पर ऑपरेशन पोलो यानी कि पुलिस बल की मदद से हैदराबाद को भारत संघ में शामिल किया गया। फिर जम्मू कश्मीर, यहां के कौन थे? महाराजा, सब जानते हैं, महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह वो चाहते थे कि मैं ना पाकिस्तान में जुड़ूं और ना ही भारतवर्ष में, स्वतंत्र भारत में। तो वो खुद स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। तो वहां पर बहुत पॉलिटिक्स हुआ, जो अब्दुल्ला फैमिली थी उनके बीच में, नेहरू जी के बीच में बहुत डिस्कशन हुए, लेकिन फिर लास्ट में जाकर उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हस्ताक्षर किए। तो हमने देखा कि रियासतों के एकीकरण में लगभग 552 थी, जिसमें से 549 तो भारतवर्ष में, भारत संघ में शामिल हो गई, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जो भारत संघ में सीधे शामिल नहीं हुई। पहली थी जूनागढ़, जो कि जन्म संग्रह के माध्यम से, दूसरी थी हैदराबाद, जो कि ऑपरेशन पोलो यानी कि पुलिस बल के माध्यम से, तीसरी थी जम्मू कश्मीर, जो कि विलय पत्र के माध्यम से भारत संघ में शामिल हुई। आगे देखते हैं दूसरा, दर आयोग और जेवीपी समिति। दूसरा, दर आयोग एंड जेवीपी समिति। स्वतंत्र भारत के बाद लोगों को, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो इंडिया में बहुत सारी भाषा बोली जाती है। कहते हैं कि लगभग 8 या 9 किलोमीटर के बाद एरिया और भाषा दोनों चेंज हो जाती है। तो उसी प्रकार दर आयोग की स्थापना भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना के लिए की गई थी, लेकिन इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना को साफ खारिज कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्य की स्थापना नहीं की जाएगी। इन्होंने यह कहा कि भाषाई आधार के अलावा हम प्रशासनिक आधार पर राज्यों की स्थापना करेंगे। राज्यों की स्थापना समझिए, प्रशासनिक आधार पर कैसे? तो प्रशासनिक आधार पर जैसे अमरावती, जैसे आंध्र प्रदेश के 3 राजधानी है, अभी अमरावती की एक की राजधानी करने की बात कर रहे हैं वहां पर, लेकिन अभी आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, सबसे पहले अमरावती, फिर विशाखापट्टनम, फिर कर्नूल। तो इसमें अलग अलग संस्थागत ढांचे बनाए गए, जैसे कर्नूल में न्यायपालिका होगी, विशाखापट्टनम में एग्जीक्यूटिव होगी, अमरावती में लेजिस्लेटिव होगी। तो वैसे ही प्रशासनिक आधार पर राज्यों की पुनर्गठन या राज्यों की स्थापना की मांग की गई, लेकिन इससे असंतोष फैला, वहां पर लड़ाई झगड़े हुए, दंगे हुए। तो वहां पर असंतोष फैलने की वजह से लोगों में आक्रोश आया और एक नई कमेटी की स्थापना की गई। जिसका नाम था जेवीपी कमेटी। हाँ, जो दर आयोग था, तो दर आयोग जून 1948 में इसकी स्थापना हुई और दिसंबर 1948 में इसकी रिपोर्ट आई, जिसके बाद रिपोर्ट में कहा गया थी भाषा के आधार पर स्थापना नहीं की जाएगी, प्रशासनिक आधार पर ही स्थापना की जाएगी, जिससे असंतोष फैला और दंगे हुए, जिससे एक अलग समिति जो जेवीपी समिति है उसका गठन किया गया। जेवीपी समिति क्या है उसका हम देखते हैं। जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितारामैया,
ये 3 लोग इस समिति में थे। दिसंबर 1948 में इस समिति की स्थापना हुई और इन्होंने अप्रैल 1949 को रिपोर्ट पेश की और उन्होंने भी यही बात कही कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन या स्थापना नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से अक्टूबर 1953 को पोट्टी श्री मुल्लू हड़ताल में बैठ गए और ये लगभग 59 दिन की हड़ताल थी, जिसमें 59 दिन के बाद इनकी ये दिवंगत हो गए थे, मृत्यु हो गई थी। तो जब जेवीपी कमेटी ने यह मना किया, यह अस्वीकार किया कि भाषाई आधार पर किसी राज्य का गठन या पुनर्गठन नहीं किया जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश में पोट्टी श्रीमुलु हड़ताल में बैठे। वो हड़ताल 59 दिन की थी, उसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर स्थापित होने वाला प्रथम राज्य बना। प्रथम राज्य था। तो प्रश्न है कि भाषा के आधार पर स्थापित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? फजल अली आयोग। तो अब फजल अली आयोग बनाने का उद्देश्य क्या था? क्योंकि जेवीपी ने भाषाई आधार पर राज्य बनाने की मांग को अस्वीकार कर दिया, जिसके फलस्वरूप श्री मालू ने हड़ताल में बैठे, आंध्र प्रदेश राज्य बना। तो ऐसे ही आंध्र प्रदेश राज्य बनने के साथ साथ अन्य राज्यों ने भी भाषाई आधार पर राज्य की मांग की। तो इसके फलस्वरूप जो तीसरी फजल अली आयोग की स्थापना की गई। फजल अली आयोग की स्थापना की गई कब की गई? 1953 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग की स्थापना की गई। इसमें 3 मेंबर थे। फजल अली खुद थे, दूसरे के.एन. पन्नीकर, पूरा क्या नाम है इनका? केवलम माधव पन्नीकर। दूसरे थे एच.एन. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। तो जब भाषाई आधार पर अन्य राज्य भी डिमांड करने लगे राज्य बनाने की, तब फजल अली आयोग की स्थापना की गई। कब की गई? दिसंबर 1953 को। इसमें तीन जने थे, जिसमें फजल अली तो अध्यक्ष थे और 2 सदस्य थे, एक तो के.एन. पन्नीकर और एक एच.एन. कुंजरू। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की 1954 में, रिपोर्ट पेश की और कहा कि भाषा के आधार पर राज्य की स्थापना की जा सकती है, परंतु एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया जाएगा, कहने का मतलब है कि जो फजल अली आयोग है, उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट 1954 में दी थी, तब उन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्य की स्थापना की जा सकती है, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं। फिर आता है राज्यों का पुनर्गठन। चौथा है राज्यों का
पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन, बहुत सारे राज्य बने, विशेष राज्य बने, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, गोवा, कर्नाटका, ये इनके कुछ कुछ क्षेत्र को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। तो राज्यों के पुनर्गठन में सबसे पहले आता है दिल्ली। दिल्ली को बाल कृष्णन समिति के आधार पर, की समिति की सिफारिश के आधार पर, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली को एनसीटी का दर्जा दिया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया। किसकी समिति के सिफारिश पर? बालकृष्णन समिति के सिफारिश पर 69वां संविधान संशोधन अधिनियम पास किया गया, जिसमें दिल्ली को एनसीटी का दर्जा प्रदान किया गया। दूसरा, JNK, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन। जैसा आपको बताया कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 30B को हटा दिया गया है। अभी आर्टिकल 370 और 35B पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि राजनीतिक उठापटक में कैसे केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को और आर्टिकल 35B को हटाया गया। तो जैसा हम पढ़ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना अभी हाल ही में नए की गई, जिसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर का इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 11 दिसंबर 2023 को कि जम्मू कश्मीर का इलेक्शन 30 सितंबर से पहले करवाना होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती की बात है क्योंकि वहां पर आतंकवाद है, वहां पर सिक्योरिटी का कंसर्न है, बहुत सारे इशू है। तो जब जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35B हटाया गया तो जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसी में जब 2019 में तो 5 अगस्त 2019 को हटाया गया 370, फिर 2022 में एक डिलिमिटेशन आयोग की स्थापना की गई, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए सीटों का आवंटन किया, जिसमें लगभग 6 सीटों का और वृद्धि हुई, लगभग 114 सीटें हैं अभी, तो उसमें 6 सीटों की वृद्धि हुई, जिसमें 5 तो गई कश्मीर को, 1 गई जम्मू को, 6 सीटों की वृद्धि हुई, जिसके साथ यहाँ पर सीटों की संख्या 114 हो गई, जिसमें सर्वाधिक सीट जिसमें से लगभग 24 सीट तो है पीओके के पास, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और बचे कितने 90 सीट जम्मू कश्मीर के पास है। अब जम्मू कश्मीर में 90, 47 और 43 तो है कश्मीर के पास और 43 है जम्मू के पास। तो ऐसे डिलिमिटेशन कमीशन आमतौर पे जनगणना के बाद होता है, क्योंकि क्षेत्र का आवंटन करके फिर सीटों का आवंटन लोकसभा के लिए किया जाता है। तो डिलिमिटेशन आयोग बना केवल जम्मू कश्मीर के लिए, वहां पर 6 सीटों की बढ़ोतरी हुई क्योंकि वहां पर क्षेत्र बढ़ा हुआ था। वहां पर लगभग 90 सीटें जम्मू कश्मीर के पास हुई, जिसमें 47 सीटें कश्मीर के पास और 43 सीटें जम्मू के पास की गई थी। तो हमने पढ़ा आज संविधान का पार्ट, संविधान का भाग 1। ऐसे हम संविधान के अलग अलग भाग, अलग अलग आर्टिकल का सीरीज चला रहे हैं, तो सीरीज में आपको लाते रहेंगे और आपको आर्टिकल याद करवाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के इंडिया में कैसे ये आर्टिकल इंप्लीमेंट होते हैं, कैसे इनकी प्रासंगिकता है, कैसे हम एग्जाम के प्रति या फिर इसकी आलोचना करते भी हम इनको कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास यही खत्म करते हैं। आगे हम इसका अगले सीरीज में नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, जिसमें हम दूसरे आर्टिकल 5 से 12 की बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद।